नमस्कार, मैं किशोर लाबर वेस्टर्न कल्चरल सेंटर उदयपुर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ हैं हमारे देश के प्रसिद्ध चित्रकार अमित दत्त जी। सर एक कलाकार, चित्रकार के साथ साथ एक शिक्षक भी है और एक पोइट भी है। आज हम उनकी ज़बानी, उनकी पूरा कला यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सबको नमस्कार मेरा। और कला की, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि कला की जर्नी कला की जो मेरी शुरुआत हुई ना, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी है। यूजली क्या होता है कि हर कलाकार के पीछे होता है कि बचपन से उसको कला से प्रभावित रहता है, वो कुछ ना कुछ कला के उसमें कुछ ना कुछ पेंटिंग्स या कुछ इनिशियल स्टेज पे बचपन से कुछ ना कुछ करते हैं। तो लेकिन मेरी कहानी ऐसी नहीं। स्कूल लेवल तक मैंने कभी आर्ट, मेरे पास सब्जेक्ट नहीं रहा और मेरे को नहीं याद पड़ता कि मैंने स्कूल टाइम में कभी कोई ड्राइंग वगैरह कुछ ऐसा कुछ किया था। ये मैंने 84 में जो है मैंने 12th पास आउट किया अपना, और उसके बाद कहीं ऐसा एडमिशन हुआ नहीं। तो तब अब पीछे की बैकग्राउंड ऐसी थी कि घर में सब लोग जो बहुत वेल एजुकेटेड, सबके सब हमारे फादर या ब्रदर हैं मेरे, और बाकी भी जो लोग रहे, है ना, एजुकेशन जो है उसको बहुत ऊंचा स्थान हमारी फैमिली में रहा। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो इंजीनियर थे, है ना, और मेरी जो ग्रैंड मदर, जो मेरी जो दादी थी, वो उस टाइम की ग्रेजुएट थी और लिंग्विस्ट थी। वो 6 से ज़्यादा लैंग्वेज वो जानती थी। तो ऐसी फैमिली में, ऐसी जगह में जो है मेरे जैसा जो है गधा बच्चा पैदा हो गया था। तो पेरेंट्स को, सबको बहुत चिंता होने लगी कि पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लगता था, है ना। तो जब 12th पास आउट किया, उसके बाद बस ये कह लीजिए कि ये एक डेस्टिनी होती है कि वो डेस्टिनी था कि मुझे आर्ट की फील्ड में आना था। तो समय के साथ साथ जो है कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ चीज़ें ऐसी बनी कि एक टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का जो है कारपेट डिजाइनिंग और वीविंग का एक कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स निकला उस टाइम। तो उसमें हमने एडमिशन लिया। तो मुझे मालूम चला कि अरे ये फील्ड तो शायद मैं इसी फील्ड के लिए बना, है ना। तो फिर उसके बाद जब इस फील्ड में आया, जब आर्ट कॉलेज की बात आई, पता चला कि आर्ट कॉलेज होता है। जब आर्ट कॉलेज में उसका जो प्रोस्पेक्टस, उसका फॉर्म लेने गए, तो उस समय ओपी शर्मा जी जो हैं उसके प्रिंसिपल थे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के। तो हमें पता चला कि हमारी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि उस समय टोटल एग्रीगेट जो है वो आपका 50% होना चाहिए था +2 में। तो मेरा 45% बनता था। तो हम एंट्रेंस में हम बैठ नहीं पाए। तो फिर हमें पता चला कि भाई इसके अलावा और भी कुछ कॉलेजेस हैं। तो फिर दिल्ली में एक कॉलेज है, शिल्प भारती करके एक कॉलेज है ना, जो एफिलिएटेड है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। तो फिर हम जो है वहाँ पे हम गए, वहाँ का फॉर्म दिया, वहाँ का एंट्रेंस दिया, तो वहाँ हमारा एडमिशन हो गया। तो उस समय, जिस समय था, तब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में डिप्लोमा जो आपने कहा कि जो आप राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, उसके कोई परसेंटेज का काउंट नहीं था वहाँ नहीं था। वहाँ 45% की मिनिमम जो एग्रीगेट जो था वो दैट शुड बी 45% फॉर द एंट्रेंस, है ना। तो फिर वो हमारा उसमें जो है एडमिशन हो गया। तो बस फिर उसके बाद जब काम करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि शायद ये फील्ड अभी तक मैं उससे इतना अछूता कैसे रहेगा, है ना। वो ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर ही पूरी एक दुनिया बसती थी, मेरे अंदर ही सब कुछ था, है ना। और फिर जब मैंने करना शुरू किया तो वो इस लेवल पे शुरू हुआ कि एक जिसको कहते हैं ना कि दीवानगी की हद तक, पागलपन की हद तक जो है मैंने रात क्या दिन में 20-20 घंटे मैंने जो है इसमें काम किया। कॉलेज जाना, उसके बाद जो है रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, यहाँ वहाँ जाके स्केचिंग करनी। डेली जो है इतने जो है स्केचबुक लेके जाता था, जो है न्यूज प्रिंट पेपर जो है रोज के 500-600-1000 न्यूज प्रिंट पेपर जो है लेके जाने, और रोज के रोज जो है खूब स्केचेस करने। सुबह निकलता था और रात को 10-11 बजे में घर घुसता था। नॉन स्टॉप बहुत काम किया। और मेरे को लगता है कि वो जो जुनून था ना,
वो अभी तक मेरे अंदर से गया नहीं। थैंक गॉड, है ना। तो ये मैं ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे अंदर वो जज्बा, वो ज़ील जिसको हम कहते हैं ना, वो अभी तक मेरे अंदर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे, है ना। अमित जी, एक चीज आपको पूछना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि उस टाइम जो है कि लोग सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर और जो बड़े और मतलब जो उसी को ही इम्पोर्टेंस देते थे। ये जो सोच है हमारे जो पेरेंट्स का, ये कैसे मतलब बदल सकता है, या तो क्या वाकई में ही ये है कि आज दिन अगर सोचा जाए तो क्योंकि उससे कमाई की जो जगह है वो बहुत बिल्कुल, मतलब कि अब हालांकि पहले और अब में काफ़ी अंतर आया है और धीरे धीरे लोगों की सोच जो है पेरेंट्स की भी चेंज हो रही है, लेकिन उतनी तेज़ी से जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसा कि मैं खुद एक शिक्षक हूँ और स्कूल के अंदर मैं पढ़ाता हूँ, और बाई जो है ना, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, है ना, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन एक कलाकार के लिए ये इमेजिनेशन ही है जो एक कलाकार को दूसरे कलाकार से भिन्न करता है, उसको उससे अलग, उससे अलग करता है। कि एक भाई रस जो है वही 9 रस है ना, वो 9 रस है, उसको हर कलाकार अपने तरीके से, अपने भाव, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको एक्सप्रेस करता है ना। आपकी चित्रकारी, इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो कि आपने मतलब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जो है आपने वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करी, फिर उसके बाद में क्योंकि क्या है कि हमने देखा गया तो आपने बहुत सारे पेंटिंग्स को तकरीबन यहाँ पे पेंटिंग में यहाँ पर देखा, और मैंने आपके काफ़ी सारे एग्जीबिशन मैंने ऑर्गेनाइज भी किया और मैंने आपको देखा भी, और मैंने आपके बारे में पेंटिंग करते हुए देखा। तो आप काफ़ी बड़े बड़े कैनवस पे काम करते हैं, क्योंकि छोटे कैनवस और छोटे पेपर्स पे वो हमें आपके काम बहुत ही करते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? एक आर्टिस्ट को खुला खेलने का मौका मिलता है, या तो ये बड़ा कैनवस होते हैं आप इसके बारे में, क्योंकि आपकी जो पेंटिंग्स में कलर बहुत ही कम होता है और उसकी जो एक दूसरे का जो भाव है वो ज़्यादा दिखाई देता है, इसके बारे में। जहाँ तक तो बड़े सरफेस की बात है ना, ऐसा नहीं कि मैं छोटे काम नहीं करता हूँ, मैं ड्राइंग्स करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। छोटे साइज भी मैंने किया है, 5 इंच से लेके और 20 फीट 30 फीट तक का मैंने काम किया है ना। लेकिन होता पता क्या है कि मैं जब काम करता हूँ ना, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मैं बनाता नहीं हूँ कैनवस पे, मैं बहता हूँ। मैं पहले से कुछ सोचा समझा मेरा कुछ नहीं होता है। जब मैं कैनवस मेरे सामने लगता है, उस कैनवस पे जब मैं उतरता हूँ ना, अपने आप को मैं उतारता हूँ जब उस कैनवस पे, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, मेरी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत तेजी से भागती है, और मुझे उसके साथ साथ उड़ना है, उसके साथ साथ बहना है मेरे को। तो उसके लिए जो लोग मेरे को जानते हैं, जिन्होंने मुझे काम करते हुए देखा है, वो शायद आसानी से इस बात को समझ पाएंगे कि मैं जब काम भी करता हूँ, उन्होंने देखा होगा मैं बहुत फास्ट काम करता हूँ, बहुत फ्लो में काम चलता है, मेरी जो ड्राइंग चलती है कि मैं पूरा इंजॉय करता हूँ, मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, और मेरे को लगता है कि मेरा जो थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, उसी के साथ वो मेरी लाइन, जितनी तेजी से मेरा विचार भाग रहा है ना, उसी तेजी से मेरे हाथ में वो आकार उसमें ले रहा है। जो फोर्स मेरे अंदर आ रही है, तो वो फोर्स तो ये फोर्स है ना, देख रहे हैं। तो ये फोर्स जब आती है ना, ये फोर्स जब ये घूमती है, तो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर पाता हूँ। मेरे को लगता है कि हाँ, जो फोर्स, जिस फोर्स से मेरे अंदर विचार आ रहा है ना, वो उसी फोर्स से वो आकार ले रहा है ना। लेकिन अगर वो विचार तो आ रहा बहुत प्रबल तरीके से, है ना, और मैं बहुत संकुचित होके बहुत उस करके मैं उसको बंध गया उसी लाइन में, मैं अपने आप को बांधना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको इतने में खत्म ना हो जाऊँ, मैं पूरा जाऊँ। जहाँ तक मैं पोइट्री भी कभी कभी करता रहता हूँ, तो मेरे को कुछ लाइनें जो हैं अपनी लिखी याद आ रही हैं कि कोरे कैनवास से छरहरी काली बेबाक लकीरों ने, छरहरी काली बेबाक लकीरों ने बड़ी मासूमियत से कहा, दायरों से बाहर निकलकर 2 कदम चलकर तो देखो, जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है, जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है।
तो भैया कि जो दायरे हैं ना, उन दायरों को तोड़ के उन दायरों से हमें बाहर आना पड़ेगा, है ना। होता यूजली पता क्या होता है कि ये जो दायरा एक शब्द है ना, जैसे ही वो शब्द आता है ना, कई बार ना हम बहुत ज्यादा लिटरेरी हो जाते हैं, वो शब्दों में ही कहीं ना कहीं अपने आप को गुम कर लेते हैं, वो उसका शाब्दिक अर्थ उनके शब्दों के मतलब को ही ढूंढने में लगे रह जाते हैं, जबकि उसका जो भाव होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। वो शब्द में बहुत हम उसको छोटा या संकुचित होकर उसको देखने लगते हैं, है ना। तो भैया कि दायरा जो है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। वो दायरा एक बिंदु मात्र भी है ना, वो एक बिंदु लगा दी तो वो भी तो एक दायरा है, और वो दायरा पूरा ब्रह्मांड भी हो सकता है। अब ये आपकी एबिलिटी आप पे डिपेंड करता है कि आप उस बिंदु मात्र दायरे में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो या पूरा ब्रह्मांड आपको वो चाहिए। कि कई दायरों में बट गई जिंदगी, कहीं फैली तो कहीं सिकुड़ गई जिंदगी, खींचा था हाशिया जो जिंदगी के गिर, छोटा हो गया या बढ़ गई जिंदगी, है ना। तो वही होता है कि वो हाशिया जो हमने अपनी जिंदगी के चारों तरफ जो हाशिया खींचा, जो दायरा खींचा ना, वो कई बार होता है कि हम वो छोटी सी चीज भी इतनी बड़ी हो जाती है कि हम उसमें समा नहीं पाते, और कई बार इतना बड़ा सरफेस होता है, इतनी बड़ी जगह होती है ना, और वो भी हमारे को बहुत छोटी पड़ जाती है, हम इतने बड़े इतना विशालकाय वो ले जाते हैं, है ना। अमित जी, हम एक बात और आपसे चाहते हैं कि आप मतलब बचपन से या तो जब आप कला में आए, तो जब आप कला में आए तो आप बैंकॉक से काफी प्रभावित रहे, बैंकॉक से काफी प्रभावित रहे, और जब आप पेरिस गए तो आपका एक सच्चा उनको काम देखने मिला, आपको काफी खुशी हुई। जब आप उसके बाद आए तो आपने एक पूरा काफी बड़े कैंपस में मतलब इसका जो भी आपकी यादें वो आपने उसको घेरा, तो इसके बारे में कुछ, क्योंकि पेरिस आर्ट के लिए बहुत ही एक प्रसिद्ध बिल्कुल कंट्री का तीर्थ स्थान कह लीजिए कि कलाकारों के लिए एक तीर्थ स्थान। हम पेरिस पहुंचे तो वहाँ दाओर्से म्यूजियम जो है दाओर्से म्यूजियम में जाना हुआ, और एक्चुअल में क्या था कि वैन गॉग जो है उनकी से मैं इसलिए प्रभावित रहा कि वो एक टाइम पीरियड था कि जब जो है बहुत रियलिस्टिक और उस तरह का काम हो रहा था, वो उस लकीर को तोड़ के, है ना, एक अलग तरीके से अपनी बात कहना, अपने ढंग से अपनी बात कहना, वो टाइम पीरियड था कि जब जो है आप कहें कि 16 चैपल्स या उस समय की हम बात करें कि दीवारों पे भित्ति चित्र और वो सब बन रहे थे, और वो सब उस टाइम पीरियड के वहाँ के जो कह लीजिए कि वहाँ की जो गाथाएं थी वो थी, उनको आर्टिस्ट लोग बना रहे थे। ये पहला ऐसा इंसान जो है जिसने उस लकीर को उस धर्रे को हम कहें कि ब्रेक किया, और उसने जो है बिल्कुल गरीब तबका और उन लोगों को अपनी कला का विषय बनाया, और उसको अपने तरीके से रंगों को उसका कलर्स लगाने का, वो लगाने का जो तरीका था, उसको कला को बरतने का मैं कहूँगा जो तरीका था, वो उसका अपना एक अलग तरह का अजूबा था, वो अलग तरह का था। और उसकी जो थ्रू आउट जो उसकी जो स्ट्रगल, जो लाइफ की जो स्ट्रगल थी कि उसको हर जगह से जो है तिरस्कारी मिला, है ना, उसको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन उसके टाइम पीरियड में नहीं मिला। यही कारण रहा कि वो अंदर से बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कह लो कि टूट गए थे वो, तभी उन्होंने जो है वो उन्होंने एजाइलम में रहे काफी समय, वो फिर उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया, है ना, जो है। तो बात वही थी। तो मेरे को ये लगा कि वो इंसान जो जिंदगी भर जो है एप्रिसिएशन के लिए तरसता रहा, दर बदर भटकता रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, है ना, अपना एक जिसको कहे ना घर वैसा कुछ नहीं था। तो जब मैं वहाँ दाओर्से म्यूजियम में जब मैं पहुंचा, और वहाँ जब पहुंचे तो एक बड़ा सा कमरा, उसके बाहर जो है एक
पट्टी लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है विंसेंट वैन गॉग, है ना। तो मेरे को ऐसा लगा जैसे ना कलाकार को अपना एक घर मिल गया, है ना, कि जो खाना बदोशों की तरह यहाँ वहाँ सब जगह घूमता रहा, वो एक अपने घर में जैसे है, मैं उसके घर जा रहा हूँ जैसे, है ना। तो वो वैसी सी फीलिंग थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, एक बड़ी सी जो है नेम प्लेट लगी है विंसेंट वैन गॉग, मैं जैसे ही उसके अंदर एंटर किया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके घर में घुस गया, है ना, उस कलाकार के, और साक्षात्कार मेरा उसके साथ हो रहा है। तो वो जब फिर मैंने वो जो पेंटिंग्स जिनको फील किया सिर्फ किताबों में और उसके माध्यम से जो हम देखा, जो प्रिंट मीडियम के माध्यम से जो छपा हुआ है उसी के माध्यम, जब वो एक्चुअल में उन पेंटिंग्स को उसमें देखा हमने, स्टारी नाइट हुई या उनका जो कमरा जो उन्होंने पेंट किया था, या और जो भी चीजें उन्होंने जो पेंटिंग्स बना रखी हैं, उन पेंटिंग्स के सामने खड़े होकर इस डिस्टेंस पे जब हम उसको देख रहे हैं, और जो उसका जो टेक्सचर है, उसकी जो फीलिंग है, एक स्ट्रोक जो है ना, ऐसे लग रहा है जैसे ना वो बंदा जो है हमारे सामने खड़े होकर वो काम कर रहा है ना। तो ऐसी सी एक फीलिंग थी कि जैसे गुफ्तगू, एक बातचीत हो रही है डायरेक्ट उनके साथ जो है ना। तो वो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, मतलब कि मैं इतना भावुक हो गया था वहां पे उस पूरे उस जगह को देख के। और मैंने आधा दिन उसी कमरे में ही बिताया, बाकी का दिन जो है मैंने बाकी वर्क देखे और आर्टिस्टों के, लेकिन वैन गॉग के उसमें जो है आधा दिन मैंने वहां बिताया। खूब मैंने एक एक काम को आत्मसात किया, अपने अंदर एक काम। फिर वहां से जब मैं पेरिस से वापस आया, आते ही मेरे मन में एक भाव था कि मेरे को लगा यार कि क्या एनर्जी, क्या भाव था उस आर्टिस्ट में, कि रात दिन वो पेंटिंग और कला के अलावा उसको कुछ सोचता ही नहीं था, है ना। वो वही काम करता रहा और उसी में ही उसका मन लगता था। फिर वापस आया, आते ही फिर मैं स्टूडियो आया, स्टूडियो आते ही फिर मैंने एक बड़ा काम जो है बनाया, जिसमें उनका एक बड़ा सा पोर्ट्रेट है ना। उसके अंदर से वो ऊपर से जो है उसको मैंने सिर के ऊपर से जो है उनके स्टारी नाइट वाला जो है वो फील, वो टेक्सचर देके वो निकाला। और उसमें मेरे खुद का भी वो है कि उनकी और मेरी गुफ्तगू हो रही है। इसका मैंने पेंटिंग और टाइटल ही गुफ्तगू भी दिया, है ना। वो हो रही है उनके एलिमेंट्स, है ना, सनफ्लावर, हाँ सनफ्लावर हुए, बिल्कुल चर्च हुआ, वो सब है। और मैंने अपनी में जो मेरी एक पर्टिकुलर स्टाइल में मैं जो बर्ड्स बनाता हूँ, बर्ड्स, है ना, उनके सनफ्लावर, मेरी जो फिगर्स, जो जिस तरीके से मैं अपने ह्यूमन फिगर्स को ट्रीट करता हूँ, जिस तरह से वो अपने एलिमेंट्स और उनको ट्रीट करते हैं, तो वो दोनों के उनका एक समावेश है वो, है ना। और मेरे स्टाइल का अपनी जो फिगर्स, वो जो पेंटिंग्स हैं, वो सब ऐसे झुंड बना के खड़े हैं, हम आपस में हमारी कुछ बातचीत चल रही है। उनका कान कटा हुआ है ना, और नीचे उनका एक हेड है, हेड के नीचे जो है वो कान रखा हुआ है। तो उसका जो एगोनी कह लेंगे, जो एक दर्द, जो वो था, उसको मैंने महसूस किया, है ना। और वो फिर जो है कहीं ना कहीं वो पूरे कैनवस में जो है मेरे वो उड़ेला मैंने आके। और उसके बाद मैंने फिर और कई काम किए जो हैं फिर आके। तो बहुत एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था। अलग कलाकार के साथ साथ शिक्षक किए, तो कलाकार जो है, आप देश की बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं और आपने काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया है आज के दिन। तो एक शिक्षक, क्योंकि आप अभी तक एक शिक्षक ही प्रेजेंट टाइम में आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि आपने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन बच्चे को कभी कभी सिखाते टाइम कभी उनसे भी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिला, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपकी लाइफ में कभी दिखाई? जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा से यही कहता रहा हूँ कि मैं बच्चों को, उन्होंने मुझसे क्या सीखा मुझे नहीं मालूम। आज मेरी जो भी ग्रोथ है, मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे को लगता है कि मैंने उनसे बहुत कुछ लिया है ना। बच्चों की एक खासियत, हम क्या होते हैं, जो जब हम कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के बाद जब वहाँ पे सीखते हैं ना, डूज एंड डोंट्स जो है ना, वो हमारी लाइफ में कलाकार के बहुत होते हैं। कि एक थ्योरी होती है कि इसके साथ ये कलर नहीं लगाओ, ये फॉर्म ऐसे नहीं होती, वो फॉर्म वैसे नहीं करनी, इस काम को ऐसे मत करो, उस काम को, मतलब इतनी ज़्यादा बाधाएं, इतनी ज़्यादा कहेंगे कि
इंस्ट्रक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस है ना, और उसमें कि कलाकार उसी में फंस के रह जाता है डूज और डोंट्स में। लेकिन बच्चे के साथ वो चीज नहीं है। बच्चा जो है होना चाहिए, बिल्कुल, और है ना, ये होना चाहिए, पर्सपेक्टिव, प्रपोर्शन और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें ना कलाकार फंसा रहता है ना। और कलाकार को मैं कहता हूँ कि एक लंबा समय जो होता है वो पहले सीखने में लगाता है ना, फिर उन चीजों को भूलने में उतना समय लग जाता है, और 25-30 साल जब गुजर जाते हैं कलाकार को, तब कहीं जाके जो है वो एक्चुअल में कला करने लगता है। वो इमोशंस, वो भाव के साथ वो उनको अंडरस्टैंड करने लगता है और उनके साथ वो बहने लगता है ना। वो और उससे पहले क्या होता है, और बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों से सीखने का मतलब ये है कि उनकी जो बेबाकी है, जो बिंदासपन है ना एक बच्चे का, कि आपने उसको पेपर और कलर दिए तो उसको सोचना नहीं है कुछ, उसका मन कर रहा है कलर ऐसे लगा के फैलाने हैं, तो वो कैसे भी कुछ भी कर रहा है उसके साथ, है ना। वो होता है, बिल्कुल, वो किसी बंधनों में नहीं है, बंधन मुक्त होके। और कला हमेशा बंधन मुक्त होके ही जो आर्ट होती है वही एक आर्ट है, कि आप अपने को एक दायरे में संकुचित उसमें करके, है ना। होता क्या है कि देखो, एक कमरा है, एक कमरे में हम बैठे हैं, एक विंडो है, विंडो से ये विंडो है, एक इंसान विंडो के बाहर खड़ा है और एक अंदर है। अंदर वाला विंडो से बाहर जो देख रहा है ना, वो खिड़की से जो बाहर देख रहा है उसको खुला आसमान नजर आ रहा है, दूर दूर तक आकाश नजर आ रहा है ना। वो एक क्षितिज पे जाके वो चीजें मिल रही हैं, तो उसको वो हॉरिजन जो नजर आ रहा है ना, उसको लग रहा है कि अरे इतना विस्तार, इतना विस्तृत है संसार। और जो इंसान बाहर जो खड़ा है और अंदर की तरफ देख रहा है, और वो कह रहा है 10 बाई 10 का एक दायरा है, दीवारें हैं, ये है वो है ना। एक ही जगह 6 इंच के डिस्टेंस पे दो लोग खड़े हैं, लेकिन दोनों का जो पर्सपेक्टिव है, दोनों का जो नजरिया है, देखने का जो तरीका है, दोनों का अलग है। क्योंकि वो एक जो है कमरे के अंदर देख रहा है और एक बाहर की तरफ अलग अलग खुला देख रहा है ना। और वही, और दोनों अपनी जगह सही है। हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है वो गलत है, क्योंकि दोनों अपने पर्सपेक्टिव से अपना एक नजरिया बना रहे हैं, है ना। तो वही बात होती है कि जब एक कलाकार जो होता है वो उसकी जो जर्नी होती है ना, उसमें बहुत तरह के उतार चढ़ाव, बहुत तरह के एलिमेंट्स, अलग अलग तरह के इमोशंस, हमेशा एक तरह का इमोशन नहीं रहता है किसी भी इंसान में। कलाकार में किसी भी इंसान में एक तरह के इमोशन नहीं रहते, है ना। तो उन इमोशंस के साथ जो है वो एलिमेंट्स बनते हैं, है ना, वो विचार, आकार। अब इसमें एक भाव ये भी उठता है कि विचार पहले आया कि आकार पहले आया, है ना। कभी क्या होता है, कभी एक विचार हमारे मन में आता है, वो विचार जो है अपना एक आकार बनाता है, वो एक रूप लेता है। कई बार होता है कि हम बैठे होते हैं, हमारे सामने से कुछ चीज घटती है, तो वो जो आकार है ना, वो एक विचार को पैदा करता है, और वो विचार के साथ बहते बहते हम जो है एक अलग तरह के, एक अलग आयाम में, एक अलग डायमेंशन में हम अपने आप को पहुंचाते हैं, है ना। तो ये दोनों चीजें ही एक कलाकार के लिए जरूरी है। कभी वो सामने कुछ चीजें जो घट रही हैं, उन चीजों को देख के कुछ चीज इंस्पायर होता है, और कई बार क्या होता है कि उसके भीतर कुछ भाव पैदा हो रहे हैं, कुछ चीजें उत्पन्न हो रही हैं, उससे वो एक विचार जो है वो उसका आकार ले रहा है ना। तो दोनों तरह से वो जो जर्नी होती है एक कलाकार की, अंदर की तरफ उतर के भी होती है, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, है ना। वो दोनों तरह से ही वो काम करती हैं। तो वो समय टाइम टू टाइम जो है वो ये चलती रहती हैं कि मैं ढूंढता हूँ उसको जो दिखता नहीं, और जैसा दिखता हूँ मैं भी तो वैसा हूँ नहीं, है ना। अमित जी, आप कलाकार, एक चित्रकार के साथ साथ एक शिक्षक के साथ साथ आप पोएट भी हैं। पोएट का मतलब आपकी ये जो शायरी का ये शौक आपको कब से हुआ? क्योंकि आपको हम हर जगह देखते हैं और आपकी शायरी में एक अलग अंदाज है, इसके बारे में हमें कुछ कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब मैं पेंटिंग, जब मैं एक कलाकार, चित्रकार बना, तो भी मुझे मालूम नहीं था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ है ना। और वो एक जर्नी, एक यात्रा शुरू हुई, और कैसे मैं धीरे धीरे जो है इस कला के माध्यम से जुड़ा, रंगों और लकीरों, फॉर्म से और इन चीजों से मेरा जो है साक्षात्कार हुआ, है ना। और कब वो मेरे भीतर धीरे धीरे उतरती गई, और कब जो है वो
बाहर से भीतर आई और भीतर से फिर जो है कैनवस पे बाहर आई, मुझे नहीं पता, है ना। तो इसी तरह से जो पोइट्री जो है, जो शब्द है, वो कब जो है मेरे भीतर उन्होंने जन्म लिया और कब वो जो है, मेरा मानना पता क्या है कि देखिए भाव वही है ना। ये एक साधन मात्र है कि आप उसको रंगों या लकीरों के माध्यम से कोई ताना बाना बुनते हैं, है ना। आप रंगों के माध्यम से, लकीरों के माध्यम से आप कैनवस पे अपने आप को उतार रहे हैं, या शब्दों के माध्यम से आप डायरी की लकीरों पे शब्द शब्द होके टंग जाते हो, डायरी में बिखर जाते हो, है ना। सिर्फ माध्यम मात्र है, लेकिन दोनों में जो सर्वोपरि जो है ना, वो क्या है, वो भाव ही है ना। जो भाव आपके अंदर जो पैदा हुआ और वो भाव किस माध्यम से निकला, है ना, वो मैटर नहीं करता। जो मैटर करता वो जो है वो कहीं ना कहीं वो भाव ही रहेगा, है ना। वो बस अपने तरीके से जो है वो कभी शब्दों के रूप में आ रहा है, कभी रंगों के रूप में आ रहा है। बिल्कुल, चित्रकारी और एक कविता दोनों ही आपके हिसाब से कि एक दूसरे में कोऑर्डिनेट। बिल्कुल, ये चित्रकारी भी एक किस्म से कविता ही है, बस ये शब्दों में ना होके ये रंगों के माध्यम से आप जो है ना उसको आप अपनी बात को कह रहे हैं। बिल्कुल, आपसे बात करके आपकी कला को जान के हमें बहुत अच्छा लगा। शायद हमारे पास दर्शकों को भी पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है, क्योंकि आप इतना बहुत सोशल नहीं है और हर जगह एक तो बहुत अच्छा लगा। इन फ्यूचर हम आपके दर्शकों को ये भी बता करेंगे कि इन फ्यूचर आपकी कहाँ पे कला की प्रदर्शन होने जा रहा है और आपका क्या प्लान है, इसके बारे में छोटा सा वो समझा। तो जैसा कि यह है कि कला, मेरे को कला के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। मेरे को लगता है मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे वही होते हैं जिस समय मैं इसके साथ जी रहा हूँ, मैं इस पेंटिंग में इनके साथ होता हूँ, है ना। कुछ भी क्रिएटिव, वो चाहे मैं पोइट्री कर रहा हूँ या मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, वो मेरे जिंदगी के सबसे ज्यादा खूबसूरत लम्हे रहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ये होता है कि चलो आपने एक चीज तैयार करी है तो उसको दीर्घाम तक लोगों तक पहुंचाया जाए, है ना, उनकी प्रतिक्रिया देखी जाए। क्योंकि एक कलाकार के लिए जो है ना, ये भी वो जो कर रहा है वो हम अपने सुख के लिए, अपने सुकून के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ ना, मैं अपने इससे मेरा कोई कमर्शियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से नहीं कर रहा कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ कि ये बिकेगी और मेरी घर चलेगा और मैंने हमेशा से ये दो चीजों को अलग रखा है। पेट की भूख के लिए मैं नौकरी करता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों के साथ मैं अपना समय बिताता हूँ, है ना। और उसके बदले में जो मेरे को पैसा मिलता है ना, उससे मेरे घर का, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का, मेरी ब्रेड बटर का इंतजाम होता है ना। और मेरे जो मन की, है ना, मेरी जो आत्मा की, मेरी जो रूह की जो भूख है ना, वो मैं इस कैनवस से मिटाता हूँ, है ना। तो इसको मैंने कभी एक साथ नहीं किया। हाँ, किसको पसंद आती है, कोई खरीद के लेके जाता है, वो है बहुत अच्छी बात है, ले जाता है तो, है ना। लेकिन मैं, क्योंकि जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मैं किसी गैलरी या किसी उसके साथ कमर्शियल एस्पेक्ट मेरा कभी नहीं रहा, कभी नहीं जुड़ा, है ना। मैं बस रिलीजियसली स्टूडियो में आता हूँ, रोज जो है 5 से 6 घंटे जो है मैं अपने कैनवस के साथ अपने इस एनवायरनमेंट में, अपने स्टूडियो में मैं बिताता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ। अभी जी एक सवाल है कि आप काफी बड़े कैनवस पे जब काम करते हैं, जब कैनवस लगाते हैं, तो कैनवस के सामने आप बैठते हैं, कभी ऐसा नहीं बहुत बड़ा कैनवस होता है मेरे से, मतलब कोई टाइम का ऐसा भी कभी फील होता है आपको, इसको मतलब लगा तो दिया तो शायद इसको बहुत टाइम लगा, सब कैसे करो, मतलब कभी एक डिमोरलाइज की, मतलब ऐसे में कभी आपको कुछ फील होता है? नहीं, मेरे को लगता है कि जितना बड़ा कैनवस होता है ना, जितना बड़ा सरफेस होता है ना, मैं अपने आप को उतना कंफर्टेबल फील करता हूँ, है ना। और उसके जो है ना अच्छी तरह से खेल सकते। बिल्कुल। और क्या है कि बेसिकली एक कलाकार
कर क्या रहा है, वो अपने आप को ही तो ढूंढ रहा है। मैं अपने आप को ही तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ ना, कि मैं अपने अंदर की जो पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, मेरी जो लिमिटेशंस हैं, है ना, मैं उन चीजों के साथ जो है मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है, वो जो मैं चीजें कर रहा हूँ, वो मैं अपने आत्मिक सुख के लिए कर रहा हूँ, तो फिर उसमें डर या उसकी कोई बात ही नहीं है ना। वो एक संवाद है मेरा और मेरे कैनवस के साथ, जो मेरा एक संवाद है। इसी पे मैं 2 लाइनें और सुनाना चाहूंगा आपको जरूर, जो ऐसे ही एक बार इसी जगह की बात है। यहाँ 10 फीट बाई 10 फीट का मैंने कैनवस लगाया, उसके सामने जब मैं बैठा उस कैनवस के, तो यही वाली बात, यही भाव मन में आया कि ये एक संवाद ही तो है एक कलाकार का और कैनवस का आपस में, कि कुछ तन्हाइयां, कुछ खामोशियां मेरे बदन पे मल दो। कैनवस मेरे से कह रहा है कि कुछ तन्हाइयां, कुछ खामोशियां मेरे बदन पे मल दो, मेरी बेचैन रूह को शायद सुकून मिले। और मेरे अंदर से आवाज आ रही है, कलाकार की आवाज आ रही है, कलाकार उसको जवाब दे रहा है कि ये जो बेचैनियां दौड़ती फिरती हैं मेरी रगों में, ये तुम हो। ये जो बेचैनियां दौड़ती फिरती हैं मेरी रगों में, ये तुम हो या मेरा ख्याल। और मेरे बदन से जब महक आने लगे सौंधी मिट्टी की, तो समझ लेना मेरी रूह रोशन हो चली है। और तेरा बदन भी, कैनवस को कह रहा हूं, और तेरा बदन भी महकने लगे जब मेरे बदन सा, तो समझ लेना मेरी रूह ने छुआ है तेरी रूह को। कुछ तन्हाइयां, कुछ खामोशियां मेरे बदन पे मल दो, मेरी बेचैन रूह को शायद सुकून मिले। और है यही कि एक कलाकार और कैनवास ये एक ही चीज है। जब ये हम एक दूसरे में एक रस हो जाते हैं ना, एक दूसरे में एक हो जाते हैं, है ना। हाँ, जब वो दो नहीं होके एक हो जाते हैं ना, तो वही है कि जब एक मेरे अंदर से जो महक, जो विचार, जो आकार मेरे अंदर से आ रहे थे, जो फील आ रहा था, वही फील एज इट इज मैंने इसमें से भी वैसा सही विचारों की महक और वैसे ही खुशबू आने लगी। तो मतलब कि मैंने उसको कहीं ना कहीं टच किया, वो मेरी रूह से, मेरे दिल से निकले वो रंग, वो आकार, वो विचार जो भी थे, है ना। तो वही वाली बात है, एक रस होने वाली जो बात है, वही बात है। आज हमारे साथ थे देश के प्रसिद्ध चित्रकार अमित दत्त जी। उन्होंने आपकी कला से जुड़ी काफ़ी सारी बातें हमें बताई, शायद आपको भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार भी आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू सो मच।